Good evening, my dears. Good evening. Good evening. With full josh, we are going to start the lecture number 3 of the electricity chapter of class 10th, my dear. तो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 जो नहीं देखे हो, लेक्चर नंबर 1 एंड 2 भी देख लो, तब जाकर के एकदम बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा लेक्चर नंबर 3 का. नहीं तो एकदम पूरा एकदम कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रह जाएगा. और फिर माइंड में भी माय डियर्स देख लो. विदाउट एनी डिले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो लेक्चर नंबर 3 है आज का. हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है. हम लोग पिछले लेक्चर में यानी कि कल हम लोग लेक्चर नंबर 2 में देखे थे ओम्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़े. अब यहाँ पर जो है ना ओम्स लॉ का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ. सबसे पहले यहाँ पर ओम्स लॉ क्या कहता है ये हम लोग को जानना जरूरी है. इसीलिए इसके लिए जो है लेक्चर नंबर 2 देखना पड़ेगा माय डियर, है ना. देख लो. तो यहाँ पर ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर. दैट इज क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, सॉरी. तो यहाँ पर जो करेंट जो है ना, करेंट क्या होता है, करेंट एक वायर में जो करंट फ्लो करता है वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो जो है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा. पोटेंशियल डिफरेंस को घटाते हैं तो करंट भी कम फ्लो करने लगेगा. दिस इज द ओम्स लॉ, है ना माय डियर. अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग जो है एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं. जैसे करके एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिए और इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग यहाँ पर क्या कनेक्ट किया है, यहाँ पर जो है मान लेते हैं दिस इज वन इलेक्ट्रिक वायर एंड है ना यहाँ पर ऊपर में हम लोग एक एमीटर यहाँ पर लिए हैं. दिस इज वन एमीटर. सो व्हाट इज द रोल ऑफ द एमीटर माय डियर. एमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो क्या करता है, विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ करेंट फ्लोइंग अक्रॉस ए सर्किट या फिर अक्रॉस ए वायर. एक सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसका अमाउंट जो मेजर करता है. इसमें मीटर होता है, इसमें ये एक मीटर की तरह है, इसमें एक कांटा होता है, नीडल होता है जो पॉइंट करता है कि हाँ 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है. सो एमीटर इज द इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग अक्रॉस ए सर्किट. तो यहाँ पर एक एमीटर कनेक्ट किए हम लोग और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर माय डियर एक सेल कनेक्ट कर दिए है ऐसे करके. फॉर द फर्स्ट टाइम एक सेल कनेक्ट किए और यहाँ पर ये सेल जो है ना, सेल का यहाँ पर कितना ये पोटेंशियल डिफरेंस, सेल का यहाँ पर कितना ये वोल्टेज है. वोल्टेज इसका मान लेते हैं हम लोग, कोई भी ले लेते हैं. यहाँ पर 1.5 वोल्टेज है मान लेते हैं, ठीक है. 1.5 वोल्टेज के कारण से जो करंट यहाँ पर डेवलप हुआ है, दैट इज करंट जो है यहाँ पर 0.2 एम्पियर है, ले लेते हैं, ठीक. अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पर टेबल बना लेते हैं. यह है पोटेंशियल डिफरेंस का और यह है करेंट का. तो यहाँ पर माय डियर्स ऐसे 4 हम लोग ले लेते हैं. 4 केस में यहाँ पर एक सेल में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 1.5 वोल्ट. करंट कितना फ्लो कर रहा था तभी, 0.2 एम्पियर फ्लो कर रहा था. अब यहाँ पर हम लोग जो है ना 2 सेल अगर लेते हैं, इफ यू टेक 2 सेल्स एंड कनेक्ट टुगेदर, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है कितना बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 3 वोल्ट बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना. तो यहाँ पर 3 वोल्ट हो गया. करंट भी यहाँ पर क्या होगा, करंट भी यहाँ पर 0.4 एम्पियर यहाँ पर एमीटर में दिखाएगा, डबल अप होगा, दिखाएगा. मैं यहाँ पर जो है एमीटर कनेक्ट करके यहाँ पर दिखा नहीं सकता इन द ऑनलाइन क्लास. सो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर एमीटर जो है ना, एमीटर में भी 0.4 एम्पियर दिखाएगा. मतलब अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बढ़ाते हैं तो करंट भी यहाँ पर बढ़ रहा है. यही तो ओम्स लॉ है ना. फिर अगर हम लोग यहाँ पर फिर क्या किए, हम लोग यहाँ पर 3 सेल्स कनेक्ट कर देते हैं. 3 सेल्स, लेट अस कनेक्ट 3 सेल्स. तो यहाँ पर 1.5 1.5 1.5 यानी कि कितना हो गया, 4.5 हो गया टोटल. करंट भी क्या होगा, 0.6 एम्पियर फिर से हो जाएगा. फिर से यहाँ पर एक और सेल कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर 4 सेल हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर दिए. भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ेगा, 0.8 एम्पियर हो जाएगा. सो पोटेंशियल डिफरेंस ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 6. और करंट कितना फ्लो करने लगा, 0.8 एम्पियर करंट फ्लो करने लगा. ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और यहाँ पर जो है ऐसा ही मतलब कि बढ़ते जाएगा. अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो करंट भी एकदम बढ़ते जाएगा. अब ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग यहाँ पर ग्राफ ले लेते हैं माय डियर, ग्राफ बनाते हैं
विद द वाई एक्सिस एज द पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वोल्ट में है। इस तरफ हम लोग वाई एक्सिस जो है, इस तरफ हम लोग क्या लिए, ये जो है हम लोग ले लिए है पोटेंशियल डिफरेंस। और इस तरफ एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लिए हैं, एक्स एक्सिस में हम लोग करंट ले लिए हैं। करंट जो है एम्पियर में यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है। सो माय डियर्स, अब यहाँ पर इसको प्लॉट करते हैं। देखो 1.5 0.2 है ना, ये 1 पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 का ये फैक्टर में इंक्रीज हो रहा है। सो 1.5 3 फिर कितना आएगा 4.5 7.5 9 ऐसे करके ये बढ़ेगा। करेंट जो है इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर 0.2 0.4 0.6 0.8 1 फिर क्या होगा, 1.2 ऐसे करके ये बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला केस में कितना है, पहला केस में यहाँ पर 1.5 और 0.2 ये हो गया एक्स एक्सिस में, और ऊपर में कितना चढ़ना है, ऊपर में 1.5 चढ़ना है। दैट मीन्स ये पॉइंट जो है, पॉइंट यहाँ पर हो गया पहला पॉइंट। और ग्राफ बनाना आता है ना सबको, मैथ्स में एकदम सीखे ही होंगे माय डियर्स। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 3 वोल्ट है तो करंट कितना है 0.4। तो करंट को भी इस तरफ ऐसे करके ऊपर उठाना है। तो यहाँ पर आकर के इंटरसेक्ट किया, फिर जाकर के पोटेंशियल डिफरेंस इज 4.5। तो उस वक्त करंट कितना है, उस वक्त जो करंट है दैट इज 0.6 एम्पियर है माय डियर। तो यहाँ पर आकर के इंटरसेक्ट किया, फिर जाकर के पोटेंशियल डिफरेंस अगर 6 हो गया है तो करंट कितना है, करंट है 0.5 एम्पियर। तो इसको भी ऐसे कर देना है एंड दे इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। अब ये चारों पॉइंट जो हम लोग को मिला है इसको तो ऐसे करके ये एक स्ट्रेट लाइन हम लोग को मिला। सो व्हाट इज द ग्राफिकल, व्हाट इज द नेचर ऑफ वी आई ग्राफ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ वी आई। बहुत बार ये एग्जाम में, एकदम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन व्हाट इज द नेचर ऑफ वी आई ग्राफ फॉर सब्सटेंसेस विच फॉलो ओम्स लॉ, कंडक्टर्स विच फॉलो ओम्स लॉ। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स है जो क्या करता है, जो ओम्स लॉ फॉलो अप नहीं करता है। यानी कि अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो उसमें करंट नहीं बढ़ता है, मतलब ऐसा होता है। ऐसा भी बहुत सारे कंडक्टर्स है। दोज कंडक्टर्स आर नोन एज नन ओमिक कंडक्टर्स, नन ओमिक सब्सटेंसेस कहते हैं। जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऐसा भी बहुत सारे डिवाइसेस है, सब्सटेंसेस है जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। दे आर नोन एज नन ओमिक सब्सटेंसेस which do not obey ohms law, जो ohms law को फॉलो नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल हो गया वैक्यूम ट्यूब्स, फिर जाके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है ना, ये सब जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, दिस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस डज नॉट ओबे ohms law, दे आर नोन एज नन ओमिक सब्सटेंसेस। तो नन ओमिक सब्सटेंसेस में ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन जो है इट विल बी ए कर्व लाइन ग्राफ होगा। और यहाँ पर ये जो मैं बनाया हूँ, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द वी आई ग्राफ फॉर ओमिक सब्सटेंसेस। इसमें ये ग्राफ जो मिला हम लोग को, ये ग्राफ जो है, दिस ग्राफ इसे स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये ओम्स लॉ ओबे कर रहा है। और अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं, जितना पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाए उतना ही करंट इधर भी बढ़ते जा रहा है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जा रहे हैं उतना ही करंट बढ़ते जा रहा है। इसलिए हम लोग को यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिला है। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ वी आई ग्राफ अगर पूछे, देन इट इज ए स्ट्रेट लाइन। द नेचर ऑफ द वी आई ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, कहाँ से पास करता है ये, देखो ये ओरिजिन है ना, पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास करेगा। अब ये ओरिजिन से पास करने का मतलब क्या है, ओरिजिन से पास करने का मतलब, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ये जो है, ये दूसरा वाला ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये ऊपर की तरफ वाई एक्सिस का ये कोऑर्डिनेट है, ये दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला जो है ये इधर ऑर्डिनेट इसको कहते हैं ना, ये वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। के लिए है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। यानी कि यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 देन द करंट इज आल्सो 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट भी कितना होगा, 0 होगा, करंट भी फ्लो नहीं करेगा। तो इससे देखो, इससे एकदम ओम्स लॉ हम लोग को प्रूफ करता है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, अगर कोई कंडक्टर में अगर हम लोग मेंटेन ही ना करें, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो उसमें करंट भी फ्लो नहीं कर पाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इसेंशियल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस ए सर्किट। समझ गए माय डियर? हिट लाइक्स
इतना कुछ एकदम मेहनत कर रहे हैं माय डियर, तो हिट लाइक्स, लाइक्स बनता है, एंड शेयर करो, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल माय डियर हु हैव नॉट सब्सक्राइब टिल येट। तो यहाँ पर दिस इज द, ये क्या है, दिस इज द, इट इज ए स्ट्रेट लाइन of the VI graph for ohmic substances is a straight line passing through the edges। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, देखो अब हम लोग यहाँ पर एक क्या करते हैं, अब हम लोग ये देखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, फिर देखेंगे रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पिछला लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अपॉन व्हिच resistance of a conductor depends। okay my dears, the factors upon which the resistance of a conductor depends, कौन कौन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो माय डियर, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जितना ज़्यादा लंबा लेंथ होगा वायर का उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। सपोज यहाँ पर एक ये वायर है, दिस इज वायर नंबर ए, इसका ये लेंथ इतना है, दिस इज वायर ए, एंड यहाँ पर ये यूनिफॉर्म सेम डायमीटर का ये क्या है, ये दूसरा वायर है, दिस इज वायर बी। लंबाई किसका ज़्यादा है, लंबाई जो है, तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है यहाँ पर, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा लेंथ होगा ना उतना ज़्यादा ही रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा। तो इसमें वायर ए एंड बी में किसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, फटाफट एकदम ऑप्शन में बताओ, एकदम कमेंट के, किसका ज़्यादा होगा, फटाफट बोलो किसका होगा। यस ऑब्वियसली किसका होगा, बी का यहाँ पर ज़्यादा ही क्या होगा, बी का यहाँ पर ज़्यादा ही रेजिस्टेंस होगा क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा है। एंड नंबर 2, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर जो ये वायर जो है, इसका जो ये सर्कल है, यहाँ पर ये सर्कल का जो एरिया है दैट इज नोन एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं, इसके लिए हम लोग फिर 2 वायर लेते हैं और दोनों का लेंथ जो है ना, इस बार लेंथ को हम लोग क्या रखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग लेंथ जो है, लेंथ इक्वल रखेंगे दोनों वायर का, लेकिन एक वायर जो है दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो माय डियर्स, दोनों का ये दोनों वायर में बनाया हूँ, दिस इज वायर ए एंड दिस इज वायर बी, दोनों का यहाँ पर लेंथ जो है इक्वल है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर नहीं है। दिस इज वेरी मच थिनर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर किसमें डेवलप करेगा, रेजिस्टेंस विल डेवलप इन वायर ए में ज़्यादा डेवलप करेगा, क्योंकि एरिया जिसका ज़्यादा होता है ना उसमें क्या होता है, उसमें रेजिस्टेंस कम ऑफर किया जाता है। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि एरिया जिसका ज़्यादा बड़ा है उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, कम ऑफर किया जाएगा। तो अब ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग 1 and 2, व्हाट वी गेट R is directly proportional to L and inversely proportional to area of cross section, ये दोनों से मिला। तो अब इसको ये प्रोपोर्शनलिटी को फिर इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं। सो R इज इक्वल टू हो गया। अब यहाँ पर इक्वल टू में कन्वर्ट किए तो हमेशा क्या आएगा, एक सिंबल ऑफ यानी कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा। सो दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इसको हम लोग ये कैसे पढ़ते हैं, दिस इज नोन एज रो। इस लेटर का नाम है रो इनटू, ये पहले से क्या था, L बाई ए। एंड नाउ हियर दिस रो जो है, दिस रो इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज नोन एज रेजिस्टिविटी, इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, इस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कहते हैं। सो अब यहाँ पर आ गया रेजिस्टिविटी के बारे में। सो देख लो अब क्या है, अब इस फॉर्मूला से हम लोग ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और इस फॉर्मूला से हम लोग रेजिस्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो रेजिस्टिविटी यहाँ पर इसको रख दिए इस तरफ और ये ए जो है नीचे से इधर लाए, क्रिस क्रॉस किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो गया, ए जो है यहाँ पर आर के साथ इनटू हो गया, एल जो है ऊपर में है इनटू है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे में डिवाइड आ जाएगा। सो आर इंटू ए बाई एल, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाई लेंथ। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर माय डियर्स। अब यहाँ पर ये रेजिस्टिविटी जो है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, रेजिस्टिविटी क्या होता है आखिर। सो रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफर
यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर। ठीक है माय डियर, रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, या फिर लेंथ ऑफ यूनिट लेंथ भी हम लोग कह सकते हैं, ऑफ यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ जनरली हम लोग 1 मीटर लेते हैं। यूनिट लेंथ का मतलब, यूनिट का मतलब 1 होता है, और ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, मीटर। तो अगर ये 1 मीटर का, अगर ये 1 मीटर का वायर है, 1 मीटर का, अगर ये 1 मीटर इसका लंबाई है, लेट अस सपोज दैट दिस वायर इज 1 मीटर लॉन्ग। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका लंबाई जो है 1 मीटर है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, दैट इज ऑल्सो 1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर है, और यहाँ पर लेंथ जो है दैट इज ऑल्सो 1 मीटर। तो अगर ऐसा अगर हो कि एक वायर है जिसका लेंथ जो है 1 मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है 1 मीटर स्क्वायर है, तो इतना एरिया के अंदर में, इतना लेंथ के अंदर में जितना रेजिस्टेंस वो ऑफर कर पा रहा है, दैट इज नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। सो रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है, मतलब एक वायर है यहाँ पर, इस वायर का हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया हम लोग ले लेंगे, और इसका लंबाई भी कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए, है ना। जितना हम लोग पोर्शन ले रहे हैं, उस पोर्शन का लंबाई भी कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए, और उस पोर्शन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तब वहाँ पर जितना रेजिस्टेंस वो ऑफर कर पा रहा है, दैट इज नोन एज क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। सो वी कैन ऑल्सो से दैट रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी मीन्स रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर पर यूनिट लेंथ। यही सेम डिफिनेशन है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करके लिखा हूँ, यही सेम चीज़ है। एक यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ, कंडक्टर का लेंथ होना चाहिए 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। उसके अंदर में वो जितना रेजिस्टेंस ऑफर कर पा रहा है, दैट इज नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। सो अब ये चीज़ हो गया, रेजिस्टिविटी किसको कहते हैं। अब हम लोग आते हैं रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट निकालने का कोशिश करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ किसका, तो देखो माय डियर, यहाँ पर रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ होता है। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो अब यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर है, 2 मीटर है, और नीचे में 1 मीटर है, तो ये 1 मीटर और 1 मीटर कैंसिल हो गया। सो द एसआई यूनिट यहाँ पर क्या क्या बच गया, ओम और मीटर बच गया। सो द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट की क्या होगा, ओम मीटर होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज 1 ओम मीटर। 1 लोग किसको कहते हैं, 1 ओम मीटर। सो माय डियर, 1 ohm meter, let us say what is meant by 1 ohm meter. 1 ohm meter जो है, 1 ohm meter is the, क्या चीज़ है ये हम लोग को तो पता है कि ये रेजिस्टिविटी है। इसका ऐसा यूनिट से हम लोग को पता चल गया कि रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। सो रेजिस्टिविटी 1 ohm meter is the resistivity of a conductor, okay, of the is the 1 ohm meter is the resistivity of a conductor of resistivity of a conductor of 1 meter length and 1 meter square area of cross section। एक ऐसा कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, उसमें अगर 1 ओम रेजिस्टेंस ऑफर किया जाए, देन द रेजिस्टिविटी विल बी 1 ohm meter, है ना। The resistance, if the resistance offered by it is 1 ohm, so resistivity 1 ohm meter किसको हम लोग कहते हैं, 1 ohm meter जो है रेजिस्टिविटी है। किसका रेजिस्टिविटी है, एक वायर का या फिर एक कंडक्टर का रेजिस्टिविटी है, जिसका 1 मीटर लेंथ है, जो 1 मीटर लॉन्ग लेंथ 1 मीटर लॉन्ग हो, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, और उसमें जो वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो 1 ओम
इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो देन द रेजिस्टिविटी जो होगा विल बी 1 ओम मीटर। है ना, क्लियर है ना माय डियर्स? ये यहाँ तक हम लोग कर चुके। अब यहाँ पर देखो ये दो जो है दिस टू आर द फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। अब ये दूसरा चीज मैं फिर पढ़ा रहा हूँ, ये यहाँ पर रेजिस्टिविटी का हो गया। अब यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ये दो फैक्टर है, इस दो फैक्टर पे लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। और फिर यहाँ पर तीसरा एक इस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर हम लोग ये एक बार ये पिछले साल का बहुत सारे स्कूल्स का प्री बोर्ड में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। टेम्परेचर को घटाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस भी घटेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है ना टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं तो वायर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसमें ज़्यादा एनर्जी मिल जाता है, तो वो ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है और वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। दैट इज वाई। एंड नंबर फोर क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। उस कंडक्टर का नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी कि वो कंडक्टर जो है वो पार्टिकुलर कंडक्टर वो किस चीज़ से बना है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई एक इंसुलेटर वाला सब्सटेंस से बना है तो उसमें रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। अगर वो कंडक्टर कोई मेटल उटल से बना है, यानी कि अगर वो कंडक्टर जो है कोई कंडक्टर से, अगर वो सब्सटेंस जो है कोई कंडक्टर से बना है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर वाला चीज़ से, यानी कि मेटल उटल से बना है, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो लो। ठीक है, सो ये चीज़ है। दिस आर द फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। सो माय डियर्स, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टैंड अप टू दिस। यहाँ तक एकदम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फिर देखेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज नहीं हो पाया कम समय के कारण से। सो द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी विल बी वाचिंग इन आवर कमिंग लेक्चर नंबर 4 में हम लोग वॉच करेंगे। अप टू दैट वेट पेशेंटली, स्टडी हार्ड माय डियर्स, एंड ऑलवेज रिमेन मोटिवेटेड विथ फुल जोश। एकदम प्रोएक्टिव एकेडमियंस के अंदर में एकदम फुल जोश रहना चाहिए। एंड प्लीज हिट द वीडियो, हिट लाइक टू द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय माय डियर्स।